और सारे के सारे जो भी प्रतिभागी, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अपने पूरे पैशन इमोशन के साथ पिछले 3 दिनों से इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। और आज हम लोग अब आज के चौथे दिन के पहले सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। और पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से ये बहस आगे बढ़ी और जिस तरीके से कई मुद्दे कॉन्क्रीट होते हुए इसमें उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम सभी को पूरी उम्मीद है कि आज के दिन भी और आगे भी ये इसी तरीके से एक सकारात्मक रूप से एक सही दिशा में इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। आज 2 पेपर प्रेजेंट किए जा रहे हैं। आज 2 पर्चे पढ़े जाएंगे। अभी तक 5 पर्चे पढ़े जा चुके हैं। पहला जो आधार वक्तव्य था, और उसके बाद अलग अलग साथियों ने साथी असित ने अपना पर्चा पढ़ा, अर्जुन प्रसाद सिंह जी का पर्चा पढ़ा गया। उसके बाद कल शाम को 2 पर्चे पढ़े गए। एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे कॉमरेड शिवानी का पर्चा था, और उसके साथ ही साथ सिन्हा रेड्डी का पर्चा था। आज हम लोग जातीय व्यवस्था और उसके इतिहास, उसके हिस्टोरियोग्राफी संबंधित एक पर्चा है साथी अभिनव का, और उसके अलावा एक और पर्चा होगा, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर है। प्रशांत, साथी प्रशांत का वो पर्चा रहेगा। और इस तरीके से क्योंकि कल जो पर्चे प्रस्तुत किए गए थे उसमें कुछ बातें आई थी सदन की तरफ से, और लेकिन वो बहस अभी आज जारी रहेगी। लेकिन आज सबसे पहले जातीय व्यवस्था संबंधी इतिहास लेखन, कुछ आलोचनात्मक प्रेक्षण, साथी अभिनव का पर्चा पढ़ा जाएगा। और आधार वक्तव्य के बाद उसके अलग अलग पहलुओं पर भी पर्चे आए हैं, सदन से भी बातें आई हैं, और इस तरीके से कुछ मुद्दे इसमें उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जितने पैशन इमोशन के साथ सभी साथियों ने, इसके वक्ताओं ने इस पर अपनी बात रखी है, तो आज का दिन भी हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि बहस उतने ही रचनात्मक होगी और उतने ही पूरे पैशन इमोशन के साथ वो आगे बढ़ेगी। उसमें ज़ाहिर तौर पे जीत भी जनरेट होती है, लेकिन यहाँ पे सवाल इमोशंस का नहीं है, मतलब उतना नहीं है जितना कि एक सही विचार का है। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर आमंत्रित करूंगा अध्यक्ष मंडल के साथियों को। मैं सबसे पहले एकीकृत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के पुलिस ब्यूरो के सदस्य और पार्टी के सांस्कृतिक मामलों के प्रभारी और नेपाल के जाने माने साहित्य आलोचक कॉमरेड नीम चपाभाई जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो यहाँ पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही सिरसा से आए हुए हमारे वरिष्ठ कॉमरेड कश्मीर सिंह जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि वे आए और अध्यक्ष मंडल में शामिल हों। और साथ ही साथ कॉमरेड सुखविंदर, जो कि प्रतिबद्ध पत्रिका के संपादक हैं, सुखविंदर जी। साथियों, संक्षेप में मैं थोड़ा सा कल के बारे में भी एक रूपरेखा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ कि कल से कुछ महत्वपूर्ण बातें होनी है, कुछ पर्चे भी पढ़े जाने हैं। उसमें कल एक तो स्कॉटलैंड से प्रोफेसर पॉल कॉकशॉट का एक इंटरनेट के जरिए, स्काइप के जरिए वो अपना एक वक्तव्य रखेंगे। उसके साथ अंबेडकर और दलित मुक्ति के प्रश्न पर राजऋषि दास गुप्ता उनका पर्चा पढ़ा जाना है। और इसके अलावा कल एक और महत्वपूर्ण वक्ता हम लोग के बीच रहेंगे,
प्रोफेसर तुलसीराम, जो कि एक जाने माने मतलब मार्क्सवादी बुद्धिजीवी हैं, और वो मार्क्सवादी नजरिए से जाति प्रश्न पर हम लोगों के बीच अपनी कल कुछ बातें रखेंगे, वो अपना वक्तव्य रखेंगे। साथियों, आज साथी सरोज गिरी को भी अपना वक्तव्य रखना था, लेकिन कुछ बेहद जरूरी कारणों से उन्हें अकस्मात ही जाना पड़ा। पहले ये उनकी बात थी कि वो आज यहाँ पे रहेंगे हम लोग के बीच, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उनको आज सुबह ही जाना पड़ा। लेकिन जाते वक्त उन्होंने एक बात कही कि मेरी तरफ से सदन में मेरी इतनी भावना संप्रेषित कर दी जाए। उनका कहना था कि अक्सर ही जाति के सवाल पर और अम्बेडकर के सवाल पर भी, जैसे कुछ असुविधाजनक जो प्रश्न होते हैं, उन सवालों पर जो एक बहुत डिफेंसिव होकर के बहुत रक्षात्मक तरीके से जो बात करने की एक प्रवृत्ति मौजूद है, उस प्रवृत्ति के बरक्स अपनी बातों को बहुत ही आग्रह के साथ और बेलाग लपेट तरीके से रखना चाहिए, और तभी जाकर के कोई एक सकारात्मक विमर्श की शुरुआत हो सकती है। मतलब तुम भी सही हम भी सही वाली जो एक प्रवृत्ति मौजूद है, अगर हम लोग उसके खिलाफ नहीं लड़ते हैं तो कोई एक सच्चे मायने में एक विचारधारात्मक संघर्ष की शुरुआत भी नहीं हो सकती है। और हम सभी जानते हैं, एकदम बुनियादी बात है कि बिना विचारधारात्मक संघर्षों के कोई एकता भी कायम नहीं हो सकती है। और हम सभी लोग मतलब केवल ये बौद्धिक लोगों की एक गोष्ठी नहीं है, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो बौद्धिक भी हैं, लेकिन उससे पहले वो बहुत फैशन इमोशन के साथ उन मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं जिन मुद्दों से वे अपने अपने कार्य क्षेत्र में और इस पूरे सामाजिक संरचना के साथ वो जूझ रहे हैं। और इसीलिए ये बहुत स्वाभाविक हो जाता है कि जब ऐसे विषयों पर या ऐसे असुविधाजनक प्रश्नों पर जब कोई बहस छिड़ती है तो ऐसे में हीट जनरेट होना, तलखी पैदा होना एक बहुत ही सामान्य सी बात है जिसको समझा जा सकता है। तो बगैर इसकी बहुत ज्यादा चिंता किए कि उसमें तात्कालिक तौर पर किस तरीके से भावनाएं अभिव्यक्त हो रही हैं, दीर्घकालिक तौर पर एकदम मानवीय बात है कि इससे एक वैचारिक विमर्श की जो कि एक सही दिशा में होता है, और वैचारिक एकता की भी, जो कि ज्यादातर तो बहुत सारे साथी लोग जो ये बात आती है कि भाई हम लोग को एकता बनानी चाहिए, लेकिन एकता बनाने का कोई सतही या ऊपरी कोई तरीका नहीं हो सकता। वही कि बहला फुसला करके कोई एकताएं नहीं बन सकती हैं। ज्यादातर पे इन संघर्षों के बिना इस एकता का निर्माण हम लोग नहीं कर सकते। और जिस लक्ष्य से साथ यहाँ पर सभी जो मौजूद लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, वो इसके महत्व को बखूबी जानते हैं। तो बहुत ज्यादा बात न करते हुए मैं अब आज के जो वक्ता हैं मैं अब उनको आमंत्रित करने की शुरुआत करूंगा। आज के दिन के पहले सत्र में सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि साथी अभिनव का एक पर्चा है जाति प्रश्न और उसके इतिहास लेखन के संबंध में। लेकिन उससे पहले अभी भी मैं थोड़ा मुझे दिख रहा है जो शीशे से झलक मिल रही है, बाहर अभी कई साथी लोग मौजूद हैं और वो सदन में अभी तक नहीं आए। तो मैं उनसे एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगा, और अगर कोई साथी बाहर जाकर के बुलाने का एक बार थोड़ा जहमत उठाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि सारे के सारे जो भी साथी लोग बाहर हैं वो सदन में आए, क्योंकि समय की हम लोगों के पास कमी है। हर कोई ये महसूस कर रहा है कि समय कम है, बातें बहुत ज्यादा है। और जैसा कि बार बार इस मंच से पिछले 3-4 दिनों से बात हो रही है कि अपने समय का ज्यादा से ज्यादा कैसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं इस बहस को आगे बढ़ाने में। तो जो साथी लोग अभी बाहर हैं उनसे एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप यहाँ सदन के भीतर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तो आज के कार्यवाही की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले कॉमरेड अभिनव को आमंत्रित करूंगा कि वे यहाँ पर आए और अपने पर्चे को सदन के सामने प्रस्तुत करें। कॉमरेड अभिनव।
पर्चा यहाँ भी सदन में नहीं पहुंचा है और अध्यक्ष मंडल के पास भी नहीं पहुंचा है, इसलिए साथियों से अनुरोध है कि जिन भी साथियों की जिम्मेदारी है पर्चे को सदन में डिस्ट्रीब्यूट करने की, और सबसे पहले इधर अध्यक्ष मंडल के पास कम से कम पर्चा पहुंचा दिया जाए। सदन में है और अध्यक्ष मंडल के पास नहीं है। इसी को मजदूर जनवाद कहते हैं। साथियों, इस पर्चे को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये परंपरा रही है भूमिका बांधने की, मैं भी थोड़ी भूमिका बांधूंगा। ये पर्चा वैसे जाति प्रश्न से संबंधी जो इतिहास लेखन हुआ है उससे जुड़ा हुआ पर्चा है, लेकिन इससे ये उम्मीद न की जाए कि ये जाति के पूरे उद्गम, उसके विकास की कोई बहुत व्यापक आपके सामने तस्वीर पेश करने वाला। ये इतिहास लेखन के बारे में जो एक आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य से रखे गए कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, और इनके पीछे बुनियादी मकसद ये है कि एक पुराना मसला, खास तौर पे वैसे समाजशास्त्रियों में भी ये मसला रहा है, लेकिन आंदोलन के लोगों में और एकेडमिक्स में देखा जाए तो हिस्टोरियंस में ये एक मसला रहा है कि कास्ट सिस्टम और जो समाज का वर्गीय ढांचा है उसके बीच के रिश्तों को कैसे समझा जाए, वर्ग और जाति के बीच के रिश्तों को कैसे समझा जाए। तो ये पेपर किसी भी रूप में ये दावा नहीं करता है कि ये सवाल पे आखिरी शब्द है। ये पेपर एक बहुत ही विनम्र प्रस्ताव के तौर पे हम लोग रख रहे हैं, जो कि बहस के लिए आपके बीच उपस्थित है, आलोचना के लिए आपके बीच उपस्थित है। हम लोग ने जो अध्ययन किया जाति प्रश्न का, जितना भी हम संसाधन जुटा पाए, बौद्धिक संसाधन इसके लिए, जितना भी इतिहासकारों ने लिखा है, समाजशास्त्रियों ने लिखा है, नृविज्ञानियों ने लिखा है, जितना हम लोग उपलब्ध हम लोग को हो पाए सामग्री, उसके आधार पे हमने अपने अध्ययन के मुताबिक कुछ ऑब्जर्वेशन जो रखे हैं। इसलिए जो शायद विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है उनके लिए कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा हम लोग अलग से बातचीत में हम लोग उनको एलाबोरेट कर देंगे। लेकिन चूंकि ये पर्चा ऑलरेडी लंबा हो गया था और ये चूंकि इसका मुख्य मुद्दा नहीं है कि इतिहास में किस तरीके से चीजें हुई, हम आगे के भविष्य को अपनी रणनीति के बारे में तय करना चाहते हैं कि जाति प्रश्न पर और वर्ग परिप्रेक्ष्य से वर्ग की जमीन पे खड़े होकर उसको कैसे देखा जाए। लेकिन निश्चित तौर पे अगर ऐतिहासिक दृष्टि कोई नहीं होगी तो भविष्य के बारे में भी कोई कारगर परियोजना नहीं बनाई जा सकती है। इसलिए अभी तक के इतिहास से हम कुछ नतीजे निकालते हुए और जो इतिहासकारों के बीच में जो बहसें हुई हैं सबसे बुनियादी मुद्दों पर, जाति और वर्ग के सवाल पर, उस बहस का एक सर्वेक्षण करते हुए और उस पर अपने दृष्टिकोण को रखते हुए हमने अपनी एक मूल स्थापना दी है जाति और वर्ग के अंतर संबंधों के बारे में। तो इसलिए दो बातें बस मैं कहना चाह रहा था कि इससे कोई ये आपके सामने व्यापक ऐतिहासिक सर्वेक्षण नहीं पेश कर पाएगा ये पेपर कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया घटित हुई जाति व्यवस्था के उदय की, वर्ग के साथ उसका जो इंटरसेक्शन था वो किस तरीके से हो रहा है। ये इसको बहुत व्यापक तस्वीर शायद ये पेपर नहीं पेश कर पाएगा, लेकिन कुछ बुनियादी जो थ्योरेटिकल मुद्दे इतिहास के, जाति व्यवस्था के इतिहास में, उसका एक सर्वेक्षण करेगा और उस प्रक्रिया में जितना हम तथ्यों को और ऐतिहासिक परिवर्तनों को पेश कर सकते हैं सिर्फ उतना ही ये उन तथ्यों पे और ऐतिहासिक विवरणों पे जाएगा। तो अब मैं पेपर पढ़ने की शुरुआत कर रहा हूं। जाति व्यवस्था संबंधी इतिहास लेखन, कुछ आलोचनात्मक प्रेक्षण। जाति व्यवस्था पर लिखे जाने वाले तमाम लेखों, शोध निबंधों व अन्य प्रकार की रचनाओं की शुरुआत लगभग सभी मामलों में कुछ अत्यधिक प्रयोग का शिकार हो चुके वाक्यों या वाक्यांशों से होती है, और चूंकि पर्याप्त घिस जाने के बाद भी ये जुमले एक हद तक एक सच्चाई का बयान करते हैं, इसलिए मैं भी ऐसे ही कुछ वाक्यों से शुरुआत करूंगा। जाति, वर्ण भारतीय सामाजिक जीवन का एक प्रमुख यथार्थ। भारतीय समाज का अध्ययन करने वाला कोई भी इतिहासकार, समाजशास्त्री, नृविज्ञानी और यहाँ तक कि राजनीतिक अर्थशास्त्री भी इस सच्चाई की उपेक्षा नहीं कर सकता है। निश्चित तौर पर यह बात सही है कि भारतीय जनमानस पर जातिगत मानसिकता का प्रभाव गहराई तक है, लेकिन जाति व्यवस्था और जातिगत मानसिकता की बात पर जोर डालते हुए कई बार
सामान्य लोगों से लेकर अकादमिकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक में इस पहलू को भारतीय समाज और जीवन का एकमात्र सर्वप्रमुख पहलू करार देने का रुझान होता है। ऐसा करके व्यवहारता व जाति व्यवस्था और जातिगत मानसिकता की समस्या को वस्तुतः समाधान के एजेंडे पर नहीं रखते, बल्कि उसे एक ऐसा अति यथार्थ बना देते हैं जिसके पार जाना संभव नहीं। वास्तव में इस प्रकार के निष्कर्षों में जो चीज निहित होती है वह है जाति व्यवस्था के प्रति एक अनैतिहासिक नजरिया। जाति व्यवस्था एक प्रकार से अनादि और अनंत बना दी जाती है, एक ऐसा यथार्थ जो शाश्वत है और सनातन है। निस्संदेह आमतौर पर इस प्रकार के बयान देने वाले लोगों का यह मकसद नहीं होता, लेकिन वस्तुगत तौर पर इस प्रकार की बातों का नतीजा कुछ ऐसा ही निकलता है। जाति व्यवस्था के प्रति एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण न अपनाना एक प्रकार का पराजय बोध पैदा करता है, जो कि जाति व्यवस्था को अपराजय बनाकर प्रस्तुत करता है। अन्य सभी संघर्षों, पहचानों और वर्ग संघर्ष को खारिज करते हुए यह नजरिया जाति व्यवस्था को भारतीय जीवन और जनता का एक अभिन्न अंग बना देता है, उसकी जैविक विशिष्टता, ऑर्गेनिक स्पेशलिटी में तब्दील कर देता है और इसे भारतीय जनमानस की परिभाषा देने का पैमाना बना देता है। हाल ही में भारतीय जनता के मानस में मौजूद ऐसी आदिम और सर्वसत्तावादी चेतना के कारण कुछ बुद्धिजीवियों ने भारतीय जनता को ही मूल तौर पर एक सर्वसत्तावादी समुदाय करार दे दिया। उनके मुताबिक भारत में आधुनिकता की परियोजना के पूरा न होने के कारण समाज में नीचे से यानी कि जनता के बीच तमाम सर्वसत्तावादी रुझान मौजूद हैं, जो जातिवाद, खाप पंचायतों, सांप्रदायिकता आदि के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। इसलिए उन बुद्धिजीवियों के अनुसार अभी भारत में पहले आधुनिकता की परियोजना को पूरा किया जाना चाहिए, और जब तक कि आधुनिकता की परियोजना को एक मुकम्मल मकाम तक नहीं पहुंचा दिया जाता, तब तक पूरे सामाजिक आर्थिक ढांचे के क्रांतिकारी परिवर्तन की परियोजना को कमोबेश स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की बात कहने वाले ये लोग ये अकेले लोग नहीं हैं, और भी तमाम बुद्धिजीवियों ने ऐसी और इससे मिलती जुलती बातें कही हैं। ऐसी बातों में एक पूर्व धारणा काम कर रही होगी। यह पूर्व धारणा यह है कि पूंजीवाद को जनवादी और आधुनिकता की परियोजना से संबंधित कार्यभारों को पूरा करना चाहिए, और अगर वह नहीं करता तो प्रगतिशील ताकतों का प्रमुख काम यह बन जाता है कि पहले उन कार्यभारों को पूरा करें, और जब तक कि पूंजीवादी जनवाद और आधुनिकता को पूर्णता तक नहीं पहुंचा दिया जाए, तब तक सर्वहारा कार्यभारों को स्थगित किया जा सकता है। जहां एक ओर यह बात सच है कि पूंजीवाद को अधिक से अधिक जनवादी बनाने की हर लड़ाई में कोई भी क्रांतिकारी हर हमेशा भागीदारी करेगा, वहीं यह भी सच है कि ऐसा वो ठीक इसीलिए करेगा कि सर्वहारा वर्ग संघर्ष के लिए ज्यादा मुफीद जमीन तैयार की जा सके, और इस प्रक्रिया के पूरे होने तक वे शुद्ध और ठोस रूप से सर्वहारा कार्यभारों को स्थगित नहीं कर देते। लेनिन ने टू टैक्टिक्स में लिखा था कि बुर्जुआ डेमोक्रेसी वो सबसे अनुकूल जमीन है जिस जमीन पर आप सर्वहारा वर्ग संघर्ष को खड़ा कर सकते हैं, और इसलिए कोई भी जो इस तरह की क्रांतिकारी शक्ति होगी जो सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में होने वाली क्रांति के लिए लड़ेगी, वो हर प्रकार के बुर्जुआ जनवादी सुधारों को और ज्यादा मुकम्मल तरीके से लागू करने के संघर्षों में भागीदारी करेगी, क्योंकि बुर्जुआ जनवाद ही सर्वहारा वर्ग को जमीन मुहैया कराएगा जिसमें वो सर्वहारा वर्ग की वर्ग चेतना को ज्यादा बेहतर तरीके से विकसित कर सकता है। बहरहाल इन बुद्धिजीवियों की अवस्थिति से बिल्कुल विपरीत दूसरे छोर की अवस्थिति अपनाने वाले बुद्धिजीवी भी हैं। ये बुद्धिजीवी जाति व्यवस्था को, या कम से कम आज हम जिस जाति व्यवस्था को जानते हैं, उसे औपनिवेशिक राज्य सत्ता की निर्मिति मानते हैं, कंस्ट्रक्ट मानते हैं। इन अकादमिकों का यह मानना है कि उपनिवेशवाद के भारत में आने से पहले जाति के साथ तमाम पहचाने, अस्मिताएं भारतीय समाज में मौजूद थी और सामंजस्यपूर्ण तरीके से सह अस्तित्वमान थी। औपनिवेशिक राज्य ने अपने प्रभुत्व की परियोजना के तहत भारतीय जनता को दबाने कुचलने के लिए अपने एथनोग्राफिक राज्य उपकरण के जरिए जाति का निर्माण किया। पश्चिमी प्रबोधन की तर्कणा से लैस पश्चिमी उपनिवेशवादियों ने भारत को बेहतर तरीके से शासित करने के लिए
उसे बेहतर तरीके से जानना चाहा। भारत के बारे में जिस प्रकार का औपनिवेशिक ज्ञान, कॉलोनियल नॉलेज पैदा हुआ, वह भारत में मौजूद औपनिवेशिक राज्य सत्ता, एक एथनोग्राफिक मशीनरी और ब्राह्मणवादी व अन्य वर्चस्वकारी समूहों के सम्मेलन फ्यूजन की पैदावार था और इसी ने जाति व्यवस्था को इसके समकालीन रूप में जन्म दिया, ऐसा ये बुद्धिजीवी कहते हैं। औपनिवेशिक राज्य में चीजों को गिनने और वर्गीकृत करने का जो प्रबोधन की मानसिकता से पैदा हुआ फेटिश मौजूद था, उसी के कारण भारतीय जनता को भी तार्किक डबल कोट्स में श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें जाति प्रमुख श्रेणी बन गई। जनगणना में जाति के इस्तेमाल से यह चीज और भी बढ़ी। ये दोनों दृष्टिकोण भी, यानी एक जो कि आधुनिकता की परियोजना को लागू करने की बात करते हैं कि जब तक आधुनिकता की परियोजना लागू नहीं हो जाती तब तक भारत में सर्वहारा वर्ग के कार्यभारों को, यानी समाजवादी क्रांति या जो इवन एनडीआर मानते हैं, उन क्रांतियों के कार्यभारों को स्थगित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। और दूसरा छोर वो है जो आधुनिकता पे ही सारा ठीकरा फोड़ देता है कि जातिवाद जो पैदा हुआ, जातिगत मानसिकता जो पैदा हुई, ये अंग्रेजों ने आके अपने आधुनिकतावादी एथनोग्राफिक उपक्रमों के जरिए पैदा की। तो एक इसको निर्मित बना देता है और एक आधुनिकता के प्रति फेटिश से ग्रस्त है कि आधुनिकतावादी परियोजना को लागू किया जाए। ये दोनों दृष्टिकोण जाति व्यवस्था की ऐतिहासिकता को नजरअंदाज करते हैं। हम इन दोनों ही दृष्टिकोणों पर इस आलेख में आगे चर्चा करेंगे। इस आलेख में हमारा प्रमुख लक्ष्य यही है कि जाति व्यवस्था के उद्गम और सदियों से इसमें हो रहे परिवर्तनों की एक ऐतिहासिक समझदारी को विनम्रता पूर्वक सामने रखा जाए। जाति संबंधी इतिहास लेखन के विभिन्न रुझानों का एक आलोचनात्मक ब्यौरा पेश करना ही यहां हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि ये आप इतिहास की किसी भी स्तरीय पाठ्यपुस्तक से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा इरादा यह भी नहीं है कि हम महज ये दिखला दें कि जाति व्यवस्था सतत गतिमान रही है, क्योंकि यह भी आज संजीदा अकादमिकों में एक स्थापित तथ्य है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहासकारों ने यह बार बार प्रदर्शित किया है कि जाति व्यवस्था में अलग अलग ऐतिहासिक दौरों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आधुनिक भारत के इतिहासकारों ने भी यह दिखाया है कि जाति की अस्मिता का औपनिवेशिक राज्य और राष्ट्रवादी राजनीति दोनों ने किस प्रकार इस्तेमाल किया और किस प्रकार इस इस्तेमाल की प्रक्रिया के दौरान ही इन अस्मिताओं और उनके आपसी संबंधों के बीच उच्चा नीच क्रम हायरार्की में भी परिवर्तन ला दिया। तमाम समाजशास्त्रियों ने भी जाति व्यवस्था के भीतर मौजूद गतिमानता, मोबिलिटी की ओर हमारा ध्यान खींचा है। इसलिए आज की तारीख में किसी का यह दावा करना कि जाति व्यवस्था के भीतर गतिमानता है कि उसने खोज की है, नए सिरे से आग या चक्के के आविष्कार की बात करने के समान होगा। यह भी बताया गया है कि जाति व्यवस्था में आने वाले बदलावों के लिए अलग अलग युगों का सामाजिक आर्थिक संदर्भ या परिवेश जिम्मेदार होता है और उसके साथ आर्टिकुलेशन के जरिए जाति व्यवस्था के आंतरिक ढांचे में बदलाव होता है। इसलिए हमारा इरादा यहाँ पहले से आविष्कृत चीजों का दोबारा आविष्कार करने का नहीं है। इस आलेख में हमारा एक लक्ष्य यह है कि हम इस आर्टिकुलेशन को अधिक विशिष्ट रूप में विश्लेषित करें, यानी कि जाति व्यवस्था और बदलते सामाजिक आर्थिक संबंधों के बीच में जो आर्टिकुलेशन हो रहा है। सामाजिक आर्थिक कारक जाति व्यवस्था को प्रभावित और परिवर्तित करते रहे हैं, यह कहने के साथ यह बताना भी आवश्यक है कि वे सामाजिक आर्थिक कारक क्या हैं और जिस चीज को हम आम शब्दों में सामाजिक आर्थिक परिवेश या संदर्भ कह रहे हैं, उनकी चारित्रिक अभिलाक्षणिकताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हमारे विचार में ये किसी भी दौर के प्रभावी उत्पादन संबंध और प्रभावी उत्पादन पद्धति जिनके साथ जाति व्यवस्था का आर्टिकुलेशन होता है। दूसरी बात जो कि हम अपने आलेख में प्रस्तावित कर रहे हैं वह यह है कि परस्पर अंतरक्रिया में उत्पादन संबंधों, उत्पादक शक्तियों के विकास और वर्ग संघर्ष का पहलू अंतिम विश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जाति व्यवस्था और समाज में मौजूद प्रभावी उत्पादन पद्धति परस्पर अंतरक्रिया में उत्पादन पद्धति का भौतिक कारक अंतिम विश्लेषण में प्रभावी भूमिका निभाता है। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि जाति व्यवस्था हर क्षण मोमेंट पर यांत्रिक तरीके से उत्पादन पद्धति और उत्पादन संबंधों में आने वाले परिवर्तनों से निर्धारित हो रही है।
इसीलिए हमने स्पष्ट किया है कि ये परिवर्तन अंतिम विश्लेषण में निर्धारक भूमिका निभाते हैं। इसका ये अर्थ भी कतई नहीं है कि जाति और वर्ग वास्तव में एक ही है या जाति ही वर्ग। निश्चित तौर पर ऐसी कोई भी अवधारणा वास्तव में किसी आर्टिकुलेशन की बात नहीं कर रही है, बल्कि दो भिन्न परिघटनाओं के पूर्ण अतिच्छादन का टोटल ओवरलैपिंग की बात कर रही है। और भारतीय इतिहास के प्रमाण दिखलाते हैं कि अपने उद्भव के दौर के अतिरिक्त जाति के संपूर्ण इतिहास में कोई ऐसा दौर नहीं रहा है जब जाति और वर्ग के बीच ऐसा कोई भी सापेक्षिक अतिच्छादन मौजूद रहा है। लेकिन उसके बाद जाति व्यवस्था और वर्ग विभाजन के बीच जो अंतर पैदा हुआ वह अभी तक के इतिहास में मौजूद रहा है और अलग अलग उत्पादन व्यवस्थाओं में इनके बीच एक संगतता करेस्पॉन्डेंस मौजूद रही है, जिसका स्वरूप बदलता अलग अलग उत्पादक व्यवस्थाओं के ही अनुरूप रहा है। तीसरी बात जो हम इस आलेख में रखना चाहेंगे वो ये है कि जाति व्यवस्था हर ऐतिहासिक दौर में अलग अलग शासक वर्गों के वर्चस्व को बनाए रखने वाली एक उपयोगी विचारधारा का काम करती है। यहाँ एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि हमने जो आधार पत्र पेश किया है उसमें से कोई कंफ्यूजन न हो। वहां हम जातियों के वर्ण क्रम और वर्गों के वर्ण क्रम के सापेक्षिक कमोवेश अतिच्छादन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर्टिकुलरली जाति एक समाजशास्त्रीय कैटेगरी के तौर पे और वर्ग एक समाजशास्त्रीय कैटेगरी के तौर पे उनके बारे में जो एक थीसिस मौजूद रही है, लेफ्ट मूवमेंट में भी उसका प्रभाव रहा है कि जाति ही वर्ग है या वर्ग ही जाति है, इसको हम यहाँ खारिज कर रहे हैं कि जाति ही वर्ग नहीं है और एक कैटेगरी के तौर पे, पर्टिकुलर कैटेगरी के तौर पे, एक विशिष्ट श्रेणी के तौर पे दोनों में संगति का संबंध है, कॉरेस्पॉन्डेंस का संबंध है। जैसे कि वो बच्चों के पार्क में होता है वो एक आईना घर, शीशा घर, जिसमें तरह तरह के आईने होते हैं, जिसमें डिस्टॉर्टेड इमेज नजर आती है। तो डिस्टॉर्टेड इमेज होती है, वास्तव में आप न खड़े हो तो वहां कोई डिस्टॉर्टेड इमेज भी नहीं नजर आएगी। उस डिस्टॉर्टेड इमेज और जिस चीज का रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके बीच में करेस्पॉन्डेंस का रिश्ता होता है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन का जो 2 दूनी 4 का संबंध होता है वो टूट चुका होता है, क्योंकि वो एक फ्लड रिफ्लेक्शन, एक क्या बोलेंगे उसे, त्रुटिपूर्ण एक प्रतिबिंब। तो इसलिए यहाँ पर उस पेपर से इसको कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पर देखने की जरूरत नहीं, यहाँ दूसरी बात कही जा रही है। इस रूप में जाति व्यवस्था की विशिष्टता को स्वीकारा जाना चाहिए, क्योंकि अन्य समाजों नहीं, मैं कुछ छोड़ दिया। तीसरी बात जो हम इस आलेख में रखना चाहेंगे वो ये है कि जाति व्यवस्था हर ऐतिहासिक दौर में अलग अलग शासक वर्गों के वर्चस्व को बनाए रखने वाली एक उपयोगी विचारधारा का काम करती है। इस रूप में जाति व्यवस्था की विशिष्टता को स्वीकारा जाना चाहिए, क्योंकि अन्य समाजों के इतिहास में शासक वर्गों के प्रभुत्व और वर्चस्व को वैधीकरण, लेजिटिमेशन प्रदान करने वाली विचारधाराओं में इस प्रकार की निरंतरता का तत्व मौजूद नहीं रहा। नए शासक वर्गों के आने के साथ आमतौर पर अन्य समाजों में शासक वर्ग के शासन को वैधीकरण देने वाली नई विचारधाराओं में परिवर्तन का पहलू प्रधान रहा। लेकिन भारतीय सामाजिक संरचना के इतिहास में जाति की विचारधारा में तमाम बुनियादी बदलावों के बावजूद उसका मूलभूत तत्व, कोर एलिमेंट, जो कि इसे निर्धारित और निरूपित करता है, वह समान रहा। हालांकि अलग अलग सामाजिक संरचनाओं में इस विचारधारा को जिन चर राशियों, वेरिएबल्स पर लागू किया गया वो बिल्कुल बदल गए और स्वयं इस विचारधारा के कार्यान्वयन में भी मूलभूत अंतर आ गए। इस चीज को आगे थोड़ा और स्पष्ट कर दिया जाएगा कि जातिगत जो पदानुक्रम समाज में वो अलग अलग उत्पादन व्यवस्थाओं में लगातार बहुत गंभीर परिवर्तनों से गुजरता रहा है और जातियों के बीच के आपसी रिश्ते भी बदल गए हैं। जिस किस्म का सत्तात्मक शासनात्मक पावर रिलेशन जिसको बोलते हैं वो पहले जातियों के बीच में मौजूद था, वो युग बदलने के साथ बदला। जो आप मौर्यन पीरियड में देखते हैं, गुप्ता पीरियड में उसमें बहुत बदलाव आ जाता है। उसके बाद कुशाणों के पीरियड में और शक और हुण के दौर में उसमें और बदलाव आते हैं। और जब आप टर्किश इन्वेजन 11वीं सेंचुरी तक पहुंचते हैं और उसके बाद जब मुस्लिम रूल का पीरियड, जिसको मुस्लिम रूल कहा गया है, मतलब उसका पीरियड जब आता है तो उसमें और परिवर्तन आते हैं। लेकिन इस हायरार्की को जस्टिफाई करने वाली विचारधारा जो है वो कंसिस्टेंट रही।
वो विचारधारा अलग अलग जातियों अलग अलग पदानुक्रम पे लागू हुई, लेकिन वो विचारधारा जो लेजिटिमेशन करने का जो उपकरण है, जो इंस्ट्रूमेंट है, आइडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है, शुद्धता और प्रदूषण का जो डाइकोटमी है, उसको जाति व्यवस्था ने बरकरार रखा है। बाकी जिन चर राशियों पे, जिन जातियों पे ये लागू हुआ है, उनका हायरार्की बदल गया है, नई चर राशियां भी पैदा हो गई, पुरानी चर राशियां खत्म भी हुई, लेकिन जो कोर एलिमेंट, उसका आइडियोलॉजिकल कोर एलिमेंट है, वो समान रहा है। जो मूलभूत तत्व उसका रहा है, जस्टिफिकेशन का जो मैकेनिज्म, जो वैधिकरण की प्रणाली मौजूद रही है, विचारधारात्मक पद्धति मौजूद रही, वो समान रही। आगे हम जाति व्यवस्था के उद्भव, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक कालखंडों में उसमें आए परिवर्तनों और उन परिवर्तनों के मूल कारणों के रूप में मौजूद उत्पादन संबंधों में आए परिवर्तनों और साथ ही आधुनिक भारत में और विशेष तौर पर औपनिवेशिक काल के उत्तरार्ध और स्वातंत्र्योत्तर भारत में इसमें आए कुछ बुनियादी परिवर्तनों को चिन्हित करेंगे और उसके आधार पर अपनी उपरोक्त प्रस्थापनाओं को पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। एक सभ्य ज्ञान वर्ण जाति व्यवस्था के उद्भव और विकास की व्याख्याएं इतिहास लेखन की प्रमुख समस्याएं हैं। हम क्यों इसको वर्ण जाति कह रहे हैं, ये आगे स्पष्ट हो जाएगा। वर्ण और जाति एक ही चीज नहीं है। इसको वर्ण जाति समुच्चय के तौर पर इस्तेमाल करने में पूरे कास्ट की परिघटना को समझा जा सकता है, तो इसलिए वर्ण जाति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और सुविधा जायसवाल से हम लोग ने इस चीज को मतलब सीखा है, उन्होंने इसके स्पष्ट तर्क दिए कि क्यों इसको वर्ण जाति व्यवस्था कहा जाना चाहिए। ऋग वैदिक काल, जिसे आरंभिक वैदिक काल भी कहा जाता है, के अंतिम दौर में वर्ण व्यवस्था के भ्रूण रूप में विकसित होने और उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, मैंने गलत सवाल अनुवाद कर दिया है। उत्तर वैदिक काल का मतलब वैदिक के बाद हो जाता है। मुझे इसके लिए ज्यादा सही शब्द हिंदी में और कुछ होना चाहिए, मैंने गलती, इसको उत्तर वैदिक से आप वैदिक के बाद मत समझिएगा, तो वैदिक पार्ट का लेटर पीरियड, जो लेट वैदिक पीरियड, अंतिम वैदिक काल शायद बोल सकते हैं या जो भी है, लेकिन लेट वैदिक पीरियड इसका मतलब, लेटर वैदिक पीरियड। हाँ, उत्तर भी ठीक है। अच्छा, क्योंकि उत्तर का एक नया भी इस्तेमाल होने लगा है ना, उत्तर साम्राज्यवादी मतलब तो साम्राज्यवाद के बाद वाला है, जो भी इसका मतलब लेटर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक काल, जिसे आरंभिक वैदिक काल भी कहा जाता है, कि अंतिम दौर में वर्ण व्यवस्था के भ्रूण रूप में विकसित होने और उत्तर वैदिक काल में इसके सुदृढ़ीकरण के बारे में इतिहासकारों में काफी विवाद है। वर्ण व्यवस्था के उदय के पीछे मूल कारक क्या थे और आगे जातियों के जन्म में किन कारकों की प्रमुख भूमिका थी, इन्हें लेकर भी इतिहासकारों में कई मत प्रचलित हैं। हम इन प्रमुख मतों को यहां संक्षेप में रखेंगे और इनके बारे में अपनी राय को पेश करेंगे। वर्ण और जाति के बीच के फर्क पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इतिहास लेखन का विश्लेषण भी ऐतिहासिक तौर पर होना चाहिए, क्योंकि इतिहास लेखन का इतिहास भी इतिहास के बारे में उपयुक्त विचारों, व्याख्याओं और प्रस्थापनाओं को समझने के लिए अनिवार्य है। यह हिस्टोरियोग्राफी की बुनियादी मार्क्सवादी प्रस्थापना है कि किसी भी परिघटना के बारे में जो ऐतिहासिक लेखन होता है उसको भी ऐतिहासिक तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। अगर हिस्टोरियोग्राफी को समझना है, हिस्टोरियोग्राफी को एकदम कालक्रम का अतिक्रमण करते हुए अगर पढ़ा जाए तो उसकी एक बहुत गलत समझदारी बन सकती है, क्योंकि इतिहास कैसे किसी युग का लिखा गया है, विकसित हुआ है, उस इतिहास के पीछे क्या पूर्वाग्रह काम कर रहे हैं, इसके लिए वो इतिहास किस युग में और किसके द्वारा लिखा गया है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उसका भी एक हिस्टोरिकल हम रिव्यू लेंगे। इसलिए हम औपनिवेशिक दौर से शुरुआत करेंगे। उससे पहले के दौर में देशी और विदेशी प्रेक्षकों ने वर्ण जाति व्यवस्था के बारे में जो विचार रखे थे, उनके बारे में चर्चा कर पाना इस आलेख के दायरे से बाहर है। जैसे एल्बर्नी, बर्नियर, इन लोगों ने क्या लिखा बहुत लंबा हो जाता है, वो संभव नहीं। और हमारे विश्लेषण के लिए फिलहाल ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज में सामाजिक विभेदन की प्रक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन मोटे तौर पर औपनिवेशिक दौर में ही शुरू हुए। आगे हम औपनिवेशिक काल में हुए जाति व्यवस्था के प्रमुख अध्ययनों और उनकी व्याख्याओं का एक संक्षिप्त ब्यौरा देंगे। एक उपशीर्षक है औपनिवेशिक काल की प्रमुख व्याख्याएं।
प्राचीन भारत के सामाजिक ढांचे के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत एक रूप में औपनिवेशिक प्रशासकों और अध्येताओं ने की। इनमें प्रमुख आरंभिक प्रातिनिधिक रचना थी जेसी नेस्फील्ड की A Brief View of Caste System of North-Western Provinces and Awadh, जो कि 1855 में प्रकाशित हुई। नेस्फील्ड ने अपने अध्ययन के आधार पर यह स्थापना दी कि जाति व्यवस्था का बुनियादी आधार आनुवंशिक तौर पर पेशे का निर्धारित होना है। नेस्फील्ड के अनुसार प्राचीन भारत में दस्तकारों और कारीगरों के जो संघ गिल्ड थे वे ही जातियों में तब्दील हो गए। उनके बीच का पदानुक्रम उनके पुराने या नए होने से तय होता था। जितना नया कोई पेशा होता उसकी पदानुक्रम में उतनी ही ऊंची स्थिति होती। इसके बाद भी तमाम औपनिवेशिक प्रशासकों और उस दौर के पश्चिमी अध्येताओं ने जाति व्यवस्था को परिभाषित और व्याख्यायित करने के प्रयास किए। इनमें फ्रांसीसी भारतविद चार्ल्स एमली मैरी सेनार्ट की भूमिका अहम थी। सेनार्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ण और जाति में फर्क किया। उनका मानना था कि वर्ण की अवधारणा वर्ग के ज्यादा करीब है, जबकि जाति उससे एक हद तक स्वायत्त थी। बाद में जातियां वर्ण में शामिल हो गई। जातियों का पदानुक्रम उनके लिए एक वास्तविक परिघटना थी, एक रियल फेनोमेनन थी, जबकि वर्णाश्रम व्यवस्था में बताया गया पदानुक्रम अवास्तविक और अवधारणात्मक, वो ज्यादा कंसेप्चुअल था। सेनार्ट के अनुसार विभिन्न इंडो यूरोपीय वंश समूहों को ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में शामिल किया था और उन्हें अधीनस्थ स्थिति प्रदान की ताकि वो अपना वर्चस्व बनाए रख सके। इस विषय पर सेनार्ट की सोच को ज्यादातर इतिहासकारों ने खारिज कर दिया था, लेकिन सेनार्ट का सबसे बड़ा योगदान था जाति और वर्ण में फर्क करना, जिसे आगे के इतिहास लेखन में काफी हद तक अपनाया गया। हर्बर्ट एच रिस्ले, जो कि भारत में जनगणना की शुरुआत करने वाले औपनिवेशिक प्रशासक थे, ने जाति वर्ण व्यवस्था की अपनी व्याख्या पेश की। उनके अनुसार जातियों के उद्भव में नस्ली कारक प्रमुख था। उन्होंने नाक की लंबाई के सूचकांक नेजल इंडेक्स के जरिए आर्यों और अनार्यों के बीच फर्क किया। रिस्ले द्वारा जातियों के आधार पर भारत की जनगणना की शुरुआत करने के कारण भारत में जाति व्यवस्था काफी हद तक सुदृढ़ हुई और इसके अलावा अपने समकालीन रूप में एक हद तक अश्मीभूत ऑसिफाई हुई। रिस्ले की नस्ली व्याख्या का काफी बाद तक प्रभाव मौजूद रहा। हालांकि स्वातंत्र्योत्तर भारत में हुए इतिहास लेखन ने पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर निर्णायक रूप से इस नस्ली व्याख्या को खारिज कर दिया। रिस्ले के बाद जिस तत्कालीन पश्चिमी अध्येता का जाति व्यवस्था के अध्ययन पर सबसे गहरा असर पड़ा वह थे फ्रांसीसी समाजशास्त्री सेलेस्टीन बूगले, जो कि एमिली दुर्खीम के सहयोगी भी रहे थे। बूगले ने जाति व्यवस्था की जो व्याख्या पेश की उसका बाद में एक अन्य फ्रांसीसी समाजशास्त्री लुई दुमो के विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिनके विचारों पर हम आगे चर्चा करेंगे। लुई दुमो समाजशास्त्र में जाति प्रश्न पर सबसे प्राधिकार संपन्न अध्येता माने जाते हैं। समाजशास्त्र में, इतिहासकारों में उनकी कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं ज्यादा। हालांकि उनके विचारों की बाद के इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने तीखी आलोचना की। फिलहाल हम बूगले के विचारों पर आते हैं। सेलेस्टीन बूगले का मानना था कि जाति व्यवस्था की पहचान 3 चारित्रिक अभिलाक्षणिकताओं से की जा सकती है। पहला, आनुवांशिक रूप से निर्धारित पेशा, दूसरा पदानुक्रम यानी कि हायरार्की, और तीसरा प्रतिकर्षण रिपल्शन यानी कि एक जाति का दूसरी जाति से अलगाव। बूगले इस विचार को नहीं मानते थे कि ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था की रचना की। इसके विपरीत जाति व्यवस्था सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप पैदा हुई और ब्राह्मणों ने इसे वैधिकरण प्रदान किया। इसमें मौजूद पदानुक्रम के पीछे शुद्धता, प्योरिटी और पोल्यूशन का विचार प्रमुख था। रिजले की नस्ली व्याख्या को बूगले ने सिरे से खारिज कर दिया। अपने समय में बूगले के अध्ययन को जाति व्यवस्था के सबसे गंभीर और प्रभावी अध्ययनों में माना जाता है। बूगले ने भी सेनार्ट के इस विचार को स्वीकार किया था
कि वर्ण व्यवस्था एक आदर्शीकृत अवधारणा है, आइडियलाइज्ड कंसेप्शन है, जबकि जातियां एक यथार्थ, एक रियलिटी है। 1947 से पहले की जाति व्यवस्था के प्रमुख अध्येताओं में आखिरी थे जे.एच. हटन, जिनकी पुस्तक कास्ट इन इंडिया 1946 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छप के आई थी। हटन का मानना था कि उस समय तक जाति व्यवस्था की व्याख्या करने वाले सिद्धांत अनुपयुक्त थे, जो कि जाति के यथार्थ को सही तरीके से नहीं पकड़ते थे। जाति की विशेषताओं में उन्होंने 15 गुण गिनाए, जिसमें परिवेशीय अलगाव, जो रीजनल अपार्थाइड होता है, परिवेशीय अलगाव, जादुई आस्थाएं, मैजिकल बिलीफ, टोटकावाद, टोटेमिज्म, शुद्धता प्रदूषण के विचार, कर्म का सिद्धांत, नस्लों का टकराव, त्वचा के रंग को लेकर मौजूद पूर्वाग्रह और पदानुक्रम का प्रयोग कर शोषण करने की प्रवृत्ति प्रमुख थी। लेकिन हटन के पूरे सिद्धांत में तमाम विसंगतियां थी। एक तो यह कि जाति व्यवस्था के उद्भव और विकास के बारे में वह कोई कारणात्मक व्याख्या, कॉजेशन उसका नहीं करते हैं, कॉजल एनालिसिस नहीं करते हैं, और उनके लिए जाति एक अलग अलग सामाजिक समूहों का योग बन जाती है। उनके बीच के आपसी संबंधों को समझने का हटन पूरी तरह नाकाम रहे। दूमो, पोकॉक संबंधी समेत तमाम उत्तरवर्ती समाजशास्त्रियों ने हटन के सिद्धांत को खारिज किया। यह एक प्रकार का सार संग्रहवादी सिद्धांत था, जो कि जाति व्यवस्था के अलग अलग प्रतीतिगत एपरेंट लक्षणों की एक सूची तैयार करता था। औपनिवेशिक दौर में कुछ भारतीय अध्येताओं ने भी जाति व्यवस्था के समाजशास्त्रीय अध्ययन किए, लेकिन हमने ऊपर जिन व्याख्याओं की चर्चा की है, उनके अध्ययन उनके विचारों से ही मिलते जुलते थे। 1911 में एस.एन. केतकर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने सेलेस्टीन बुगले के विचारों से मिलते जुलते विचार रखे थे और नस्ली सिद्धांत को खारिज किया था। पंजाब के कास्ट के बारे में उस समय बहुत मेजर स्टडी आया था, उसका काफी प्रभाव भी रहा था लंबे समय तक एकेडमिक्स से। पंजाब की जातियों के बारे में 1916 में डी. इबेक्सन ने अपनी पुस्तक पंजाब कास्ट प्रकाशित की थी। इसमें उन्होंने जातियों के उद्भव के पीछे जनजातियों, ट्राइब्स की भूमिका पर बल दिया। लेकिन आजादी के पहले जो जाति व्यवस्था के प्रमुख व्याख्यात्मक ढांचे थे, वे उपरोक्त थे। यानी कि ये जो बात करें केतकर और इबेक्सन का अध्ययन है, वो कोई पाथ ब्रेकिंग अध्ययन नहीं माना जाता है। जो प्रमुख व्याख्यात्मक ढांचे, इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क दिए गए जाति व्यवस्था को लेके, वो ऊपर जो सेलेस्टीन बुगले, जे.एच. हटन, रिजले और नेस्फील्ड, इन लोगों की व्याख्याओं से इसी 3-4 कैटेगरी में बाकी सारी व्याख्याएं आती थी, मोटा मोटी, मतलब लार्जली। यहां पर आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना जरूरी है कि रोनाल्ड इंडन, निकोलस डर्क्स और कई सबाल्टर्न इतिहासकारों जैसे कि पार्क चैटर्जी ने औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा जाति व्यवस्था के अध्ययनों पर यह विचार रखे हैं कि वे जाति व्यवस्था का आविष्कार या उसकी कल्पना करते हैं। जाति व्यवस्था को भारत में अश्मीभूत रूप में स्थापित करने का काम औपनिवेशिक शासक वर्ग ने किया। औपनिवेशिक राज्य सत्ता ने भारत की जनता के प्रतिरोध को तोड़ने के लिए आर्थिक और राजनीतिक उपायों के अलावा ज्ञान, नॉलेज और संस्कृति का उपयोग भी किया। उनके अनुसार तो यह ज्ञान और संस्कृति का उपयोग आर्थिक और राजनीतिक कारकों से भी ज्यादा महत्व रखता है। जाति उनके विचार में उपनिवेशवादियों की निर्मिति बन जाती है। इस पूरे दृष्टिकोण के साथ दो समस्याएं हैं। एक तो ये कि जब आप ये मानते हैं कि जाति व्यवस्था उपनिवेशवादियों की निर्मिति, कंस्ट्रक्ट है, और औपनिवेशिक ज्ञान का एक नमूना है कॉलोनियल नॉलेज का, जो कि भारतीय लोगों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तैयार किया गया, तो आप अनकहे तौर पर उपनिवेशवाद के पहले के दौर के भारत के प्रति अनालोचनात्मक हो जाते हैं। आप हर गड़बड़ी को प्रबोधनकालीन तर्कड़ा और आधुनिकता पर थोपकर साम्राज्यवाद, जातिगत व्यवस्था, सांप्रदायिकता आदि सभी को औपनिवेशिक निर्मिति करार देते हैं और ब्रिटिश पूर्व भारत का
जाने अनजाने महिमा मंडन कर रहे थे। मिसाल के तौर पर निकोलस बर्ग्स का मानना है कि उपनिवेशवाद के आने के पहले भी भारत में जाति मौजूद थी, लेकिन वह तमाम सामाजिक पहचानों में से एक थी। लेकिन उपनिवेशवाद ने जाति को एकमात्र प्रभावी पहचान के रूप में निर्मित किया और समूची भारतीय आबादी को उसी में श्रेणीबद्ध कर दिया। इसके जरिए पश्चिम ऑक्सीडेंट ने प्राच्य ओरिएंट को नीचा दिखाने, सभ्यता के तौर पर हीन बनाने, इंफीरियर बनाने और भारतीय लोगों को पिछड़ा और आदिम दिखाने में कामयाब हुए। जाति को भारतीय जनता की नैसर्गिक विशिष्टता के तौर पर पेश किया गया और इसकी निंदा की गई। लेकिन इस पूरे दृष्टिकोण के बारे में कहा जा सकता है कि जहां एक और उपनिवेशवाद ने जाति व्यवस्था को अश्मीभूत ऑसिफाई करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जातिगत विभेद को रूढ़ रिजिड बनाया, वहीं यह भी सच है कि उपनिवेशवाद के स्थापित होने के बाद भी भारतीय समाज में बहुरस्मिताएं, मल्टीपल आइडेंटिटी मौजूद थी। मिसाल के तौर पर भाषाई और जनजातीय और उनके आधार पर भी राजनीति होती थी। दूसरी बात यह कि उपनिवेशवादियों के प्रभुत्व की परियोजना में राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व गौण नहीं था, बल्कि भारतीय समाज पर शासन करने के लिए उससे जानने के जो प्रयास उपनिवेशवादियों ने किए, वे उसी राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व को संभव और ज्यादा असरदार बनाने के लिए किए गए थे। यह कोई साजिश नहीं थी। वास्तव में उपनिवेशवादियों का यह मानना था कि भारत पर बेहतर तरीके से शासन करने के लिए भारत को जानना होगा। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी और यह बाद तक जारी है। हम यह जरूर कह सकते हैं कि उपनिवेशवादियों को अपने इस प्रयास में सफलता और असफलता दोनों का ही सामना करना पड़ा और भारत को डबल कोर्स में सही तरीके से समझने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उनकी असफलता को सचेतन साजिश और निर्मिति का नाम देना, जबरन उत्तर आधुनिकतावादी उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत और प्राच्यवाद के आधुनिकता विरोध और प्रबोधन विरोध को भारतीय इतिहास पर थोपना। सूजन बेली ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन 18th सेंचुरी इंडिया में अपने दृष्टिकोण से, जिसकी हम निश्चित तौर पर आलोचना कर सकते हैं, निकोलस बर्ग्स की इस सोच की आलोचना की है और कहा है कि ब्राह्मणवाद और उसका वर्चस्व उपनिवेशवाद की पैदावार नहीं थे, हालांकि वे इससे मजबूत जरूर। औपनिवेशिक ज्ञान के निर्माण में भी इन ब्राह्मणों ने अहम भूमिका निभाई और इस पूरी प्रक्रिया में औपनिवेशिक राज्य और देशी कुलीनों के बीच के आपसी सहयोग को देखा जा सकता है। देशी कुलीन और सामंती वर्गों और औपनिवेशिक सत्ता के बीच का सहयोग कोई कल्पना या निर्मिति नहीं था, बल्कि एक यथार्थ। इसलिए उपनिवेशवादियों द्वारा किए गए जाति संबंधी अध्ययनों को प्रबोधन की सरकना के षड्यंत्र के तौर पर पेश करना और प्राच्य मासूमियत ओरिएंटल इनोसेंस, जो आशीष नंदी द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द है, को पैसिव विक्टिम के तौर पर दिखलाने के प्रयास व्यर्थ। हालांकि अभी हाल में आशीष नंदी खुद ही ओरिएंटल इनोसेंस के विक्टिम बन गए थे जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में, तो ये बात अलग है। तो आधुनिकता और प्रबोधन के विरोध के नाम पर सबाल्टर्न स्टडीज के इतिहासकार और एडवर्ड सईद के प्राच्यवाद और उत्तर आधुनिकतावाद से प्रेरित अन्य अकादमिक जिस उपनिवेशवाद पूर्व अतीत का जश्न मनाते हैं, वास्तव में वह ऐसे इतिहासकारों की कल्पना की उड़ान और मानसिक निर्मिति, मतलब वो मानसिक निर्मिति कास्ट सिस्टम कॉलोनियलिस्ट की मानसिक निर्मिति नहीं है, बल्कि ये उनकी मानसिक निर्मिति है कि कॉलोनियलिस्ट ने जाति व्यवस्था की कल्पना कर दी थी। सुमित सरकार ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड नेशनलिस्ट फ्रेम्स में दिखलाया है कि उपनिवेशवाद की यह सांस्कृतिक आलोचना, कल्चरल क्रिटिसिज्म, अंत में ध्रुव दक्षिणपंथ के पुनरुत्थानवाद, रिवाइवलिज्म के पक्ष में जाकर खड़ी हो जाती है। हालांकि ऊपरी तौर पर वह सांप्रदायिकता को भी औपनिवेशिक निर्मिति ही बताते हैं। ज्ञानेंद्र पांडे, कम्युनिज्म एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है, उनका कहना है, जो कि जाति के विषय में कही गई बात के मुकाबले ज्यादा सही है। यह पूरा तर्क एक चक्रीय और आत्म पराजय, सेल्फ डिफीटिंग, आत्म पराजयकारी तर्क है। स्वातंत्र्योत्तर समाजशास्त्रीय अध्ययन, इतिहास की उपेक्षा और जाति व्यवस्था का अतिमूलकरण, एसेंशियलाइजेशन, बाद में मुझे लगा सारभूतिकरण इसके लिए ज्यादा सही शब्द है, लेकिन
यही समझ लेना। सुवीरा जायसवाल ने अपनी पुस्तक कास्ट, ओरिजिन, फंक्शन एंड डायमेंशंस ऑफ चेंज में स्वातंत्र्योत्तर समाजशास्त्रीय अध्ययनों के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह अध्ययन इतिहास के पहलू को एक प्रकार से उपेक्षित करते हैं। इन अध्ययनों का पूरा जोर जाति के समकालीन स्वरूप की बारीकियों का अध्ययन करने पर होता है, लेकिन उसके उद्भव तक जाने का ये प्रयास नहीं करते, या कम से कम संजीदगी से नहीं करते। यह बात काफी हद तक सही प्रतीत होती है। चूंकि जाति व्यवस्था का अध्ययन करते हुए ये समाजशास्त्री उसके उद्भव और मूल की उपेक्षा करते हैं और उसे केवल उसकी समकालीनता, कंटेम्पोरेनिटी में देखते हैं। इसलिए उनके अध्ययन बेहद अलग और अधूरे नतीजे तक पहुंचते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जातियों के बीच अलग अलग पदानुक्रम के मिलने पर वे अचंभित होते हैं और उसके बाद सैद्धांतिकीकरण के प्रयासों में वे विचित्र नतीजों तक पहुंच जाते हैं। निस्संदेह रूप से उनके अध्ययन समकालीन जाति व्यवस्था के बारे में कई अंतर्दृष्टियां देते हैं, लेकिन इन अंतर्दृष्टियों का वे बेहतर उपयोग नहीं कर पाते, यानी कि समाजशास्त्री, बल्कि इतिहासकार करते हैं। इन समाजशास्त्रियों में सबसे प्रसिद्ध थे लुई डूमो, जिनकी पुस्तक होमो हायरार्किकस जाति व्यवस्था का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों के लिए बाइबल जैसा महत्व रखती है, चाहे वो उससे सहमत हो या असहमत। इसका कारण यह है कि डूमो की व्याख्या बहुत ही तराशी हुई, उसमें कहीं कोई बड़ा अंतर्विरोध नहीं दिखता। अलग अलग अवधारणाएं एक बारीकी से तराशे हुए ढांचे में फिट कर दी गई। जैसा पुस्तक का नाम ही दिखला रहा है, ये उन लोगों या समुदायों के बारे में है जो कि समानता के सिद्धांत को नहीं मानते। होमो हायरार्किकस ना हायरार्किकल मैन, मतलब जो भारत के लोगों के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है शब्द का। डूमो के अनुसार पश्चिम का मनुष्य अपने व्यक्तिवाद के कारण समानता के सिद्धांत में यकीन करता है, होमो इक्वालिस या होमो इकोनॉमिकस, लेकिन हर समाज को पदानुक्रम की जरूरत पड़ती है। डूमो के अनुसार जैसे ही आप किसी मूल्य को अपनाते हैं, आप वास्तव में एक पदानुक्रम हायरार्की को स्वीकार कर रहे होते हैं। हिंदू समाज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पदानुक्रम सामंजस्यपूर्ण, हार्मोनियस हायरार्की। इस पदानुक्रम यानी कि जाति व्यवस्था का भौतिक और आर्थिक कारकों से कोई लेना देना नहीं है। जाति व्यवस्था को निर्धारित करने और यहां तक कि निर्मित करने वाला तत्व है कर्मकांडीय पदानुक्रम, रिचुअलिस्टिक हायरार्की। यह कर्मकांडीय सिद्धांत वह बुनियादी संरचना, लेवी स्ट्रॉस वाले अर्थों में, है जो कि वास्तविकता को निर्धारित कर रहा है। ब्राह्मणवादी कर्मकांडी विचारधारा हिंदू समाज में सामाजिक यथार्थ का निर्माण करती है। ये सब डूमो कहना है, सामाजिक यथार्थ का निर्माण करती है। इस विचारधारा का सबसे बुनियादी तत्व है शुद्धता और प्रदूषण के सिद्धांत के आधार पर एक समूचे सामाजिक पदानुक्रम की रचना करना, जिसमें ब्राह्मण शीर्ष पर और अस्पृश्य सबसे नीचे। हर जाति अन्य जातियों से अपने संबंधों के आधार पर परिभाषित होती है और नतीजे के तौर पर हमें पदानुक्रम में व्यवस्थित जातियों का एक पूरा ढांचा मिलता है। डूमो के पास इस सवाल का जवाब भी है कि शुद्धता और प्रदूषण का विचार कहां से आया। उनका कहना है कि यह वो मूलभूत मूल्यों की संरचना है जो कि यथार्थ का निर्माण करती है और यह पूर्व प्रवृत्त है। ये बुनियादी मतलब लेवी स्ट्रॉसियन कंसेप्ट है कि हर समाज में एक मूल्यों की एक बुनियादी संरचना है और ये मूल्यों की बुनियादी संरचना गिवन होती है, पूर्व प्रदत्त होती है। और ये गिवन संरचना जो मूल्यों का ये जो ढांचा है, जैसे कि भारत में शुद्धता और प्रदूषण के बीच का जो मूल्य है, जो फर्क करने का जो मूल्य है, ये मौजूद, ये इटर्नल भारतीय समाज के लिए ये चिरंतन है, ये शाश्वत है, सनातन, ये चला आ रहा है। इसमें सामाजिक जातिगत यथार्थ जो भारतीय समाज का है, इसका निर्माण किया। ये मतलब बेसिकली एक हेगेलियन प्रस्तावना है। उनका कहना है कि ये वो मूलभूत मूल्यों की संरचना है जो कि यथार्थ का निर्माण करती है और यह पूर्व प्रदत्त है। ऐसा मूल्य समुच्चय, सेट ऑफ वैल्यू, हर समाज में होता है। पदानुक्रम एक अनिवार्य मूल्य है और हर समाज को इसकी जरूरत होती है। जाति व्यवस्था इस रूप में हिंदू समाज को एक ऐसा पदानुक्रम का ढांचा देती है
जो अप्रतिस्पर्धापूर्ण है, नॉन कॉम्पिटिटिव है, सामंजस्यपूर्ण है, अपरिवर्तनीय है और समाज को स्थिर बनाता है, स्थिरता प्रदान करता है। स्थिर बनाता है कि बजाय स्थिरता प्रदान करता है, जितना ज्यादा ठीक होता, मतलब उनका यही मतलब है कि स्थिरता प्रदान करता है। दोनों इन सारी विशिष्टताओं को बार बार पश्चिमी समाज के बरस रखते हैं और ये सवाल एक प्रकार से अंतर्निहित होता है कि समानता और व्यक्तिवाद के मूल्यों ने पश्चिमी सभ्यता को क्या दिया। यहाँ पर दोनों की कल्पना आप मॉडर्निस्ट जो राइटर्स थे 20वीं शताब्दी के, उनसे कर सकते हैं। सैमुअल बेकेट से लेकर तमाम लोग जिनका पहला विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में हुए विनाश से जिनका मोहभंग सा हो गया था, मानवीयता के मूल्य के लोग को लेकर वो संशय में पड़ गए थे और किसी काल्पनिक गोदों का इंतजार करते हुए अपनी ही उम्मीद को ये जानते हुए कि वो मर रही है और टर्मिनल डिजीज का शिकार है, उसको मरते हुए देख रहे थे। इसलिए बार बार ये और ऐसे लोगों में कई लोग ऐसे भी हुए जो कि ओरिएंट की तरफ आए। यही कारण है, ये हिस्टोरिकल रीजन है राधा कृष्ण संप्रदाय और दुनिया भर की चीजों का और इस्कॉन टेम्पल में जो विदेशियों की भीड़ होती है, उसका एक कारण ये है, वो कैपिटलिस्ट मॉडर्निटी जो है, बुर्जुआ मॉडर्निटी, उसके विनाशकारी परिणामों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन के कोलैप्स के तौर पर देखते हैं। तमाम रॉक ग्रुप्स जो पैदा हुए हैं वो भी अपने गानों में इसका जिक्र करते हैं। रेड हॉट चिली पेपर्स नाम का एक ग्रुप है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के क्रिटिक पर इसने गाना लिखा है, कैलिफोर्निकेशन, जिस गाने में यही बात की गई कि ये तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की इनहेरेंट प्रॉब्लम और इस पूरी विचारधारा का निशाना वास्तव में वेस्टर्न सिविलाइजेशन में सिर्फ बुर्जुआ विकृति नहीं होती है, जाने अनजाने कहीं ना कहीं हर प्रकार के तर्क, हर प्रकार के विज्ञान, हर प्रकार के क्रांतिकारी विचारधारा परिवर्तन के मूल्य को कचरा पेटी के हवाले कर देता है। और इसी तरह की बात फिर होती है कि सत्ता दमनकारी है, ज्ञान दमनकारी है, जनरलाइजेशन दमनकारी है, ये दमन कर देता है। देखो वेस्ट में क्या किया प्रबोधन ने और तर्क ने, जनरलाइजेशन कर करके एथनोग्राफिक स्टेट पैदा हुआ, उसने लोगों को गिनना और श्रेणीबद्ध करना शुरू कर दिया और उसकी वजह से लोगों की वॉइसेस दब गई, सबाल्टर्न ने अपना वॉइस खो दिया वगैरह वगैरह। इस सारे लॉजिक की प्रतीतिगत ये जो रेडिकलिटी है, इसके पीछे बहुत ही खतरनाक तर्क छुपा हुआ है जिसको पहचानने की जरूरत है। तो दोनों भी बेसिकली यहाँ यही कर रहे हैं, ये पश्चिमी सभ्यता के को एक मतलब आप कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट जैकेटिंग करना, ये उसमें डाल देना कि पश्चिमी सभ्यता की दिक्कत है। देखो पश्चिमी सभ्यता ने क्या दिया उन लोगों को, वॉर, डिस्ट्रक्शन, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, कोई अपने बारे में सोच रहा है। और जिसको आम चलते लोग भी आजकल बोलते हैं कि पश्चिम में तो बड़ा भौतिकवाद आ गया है, बहुत लोग भौतिकवादी हो गए, तो ये उसकी चलता हुआ अवधारणा है। और उसको फिर दोनों भी यही करते हैं कि देखिए हिंदू समाज कितना बढ़िया है, कोई हायरार्की नहीं, सॉरी कोई कंपटीशन नहीं, हायरार्की कितनी बढ़िया है और हर समाज में तो हायरार्की होनी चाहिए। और हिंदू समाज क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने पदानुक्रम का एक ऐसा सिद्धांत रचा है जो कि सामंजस्यपूर्ण अपने आप में। इस प्रकार से दोनों जेराल्ड बार्नल के शब्दों में जाति का ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण अपना लेते हैं। यह एक प्रकार से जाति व्यवस्था को सही ठहराए जाने के समान है। दोनों इस बात की कोई व्याख्या नहीं कर पाते हैं कि उद्योगों और पूंजीवाद के विकास के साथ जाति संबंधी पेशागत बंधन और खान पान के पूर्वाग्रह कम होते गए, जैसा कि जीएस घूरिये और ईके गफ ने प्रदर्शित किया था। ये दोनों भी दो प्रसिद्ध सोशियोलॉजिस्ट हैं और जिसे दोनों भी मानने के लिए मजबूर है। जो एकमात्र गुण बचा है वह है सजातीय विवाह, अपनी जाति में विवाह करने की जो चीज है। दोनों मानते हैं कि इन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलावों से जाति व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे जाति व्यवस्था के भीतर ही समाहित हो जाते हैं। इन परिवर्तनों से दोनों कोई नतीजा नहीं निकालते। दोनों के लिए हिंदू समाज अपनी जातिक्रम और पदानुक्रम के साथ एक आदर्श अपरिवर्तनशील समाज बन जाता है। जाहिर है दोनों की व्याख्या के खंडन के लिए हमें ज्यादा शब्द खर्च करने की जरूरत नहीं। जावेद आलम ने जावेद आलम ने एक जगह सही टिप्पणी की है कि ऐसे ज्यादातर समाजशास्त्रीय सिद्धांत वास्तव में मार्क्सवाद और भौतिकवादी द्वंद्ववादी ऐतिहासिक पद्धति के साथ एक प्रच्छन्न युग शैडो बॉक्सिंग के लिए रचे जाते हैं। दरअसल एक जगह दोनों मार्क्स की आलोचना करते हैं कि उन्होंने रेलवे और बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास के साथ जाति के खात्मे की बात कही। वास्तव में मार्क्स
जातिगत अनुवांशिक श्रम विभाजन के टूटने की बात करें तो पूरा अगर आप पैसे पढ़े जहां मार्क्स की बात कर रहे थे तो सिर्फ रिजिड लेबर डिवीजन के टूटने की बात कर रहे थे। और इस मायने में मार्क्स की भविष्यवाणी कमोबेश सही सिद्ध हुई है। दोनों के अनुसार चूंकि भारतीय सामाजिक ढांचा अपरिवर्तनीय है, चिरंतन है, इसलिए उसका कोई इतिहास नहीं लिखा जा सकता क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इतिहास समय को मापने का आइडियोलॉजिकल सब्जेक्टिव उपकरण है एक तरह से, और अगर समय ही का कंसेप्ट और समय मोशन को नापने का डिवाइस है, और अगर मोशन ही आप निगेट कर दे रहे हैं तो समय भी खारिज हो गया, इतिहास भी खारिज हो गया। मतलब वो चला आ रहा है रघुकुल रीत टाइप बन गया इतिहास में जो सदा से चलते आ रही है। यह दृष्टिकोण पुराने औपनिवेशिक दृष्टिकोण के काफी करीब जाकर खड़ा हो जाता है, जिसे कि ई.पी. थॉमसन जो कि मार्क्सवादी इतिहासकार थे के पिता एडवर्ड जॉन थॉमसन ने काफी अच्छी अभिव्यक्ति दी थी। एडवर्ड जॉन थॉमसन ने कहा था कि भारत इतिहास से बिल्कुल वंचित देश है। इरफान हबीब ने दोनों के इस विचार के बारे में ठीक ही लिखा है, और यहां मैं कोट कर रहा हूं इरफान हबीब को। अगर भारत का इतिहास के इतिहास को ऐसा होना है ताकि एक समकालीन पश्चिमी समाजशास्त्री की जाति व्यवस्था की कल्पना के साथ वो फिट बैठे, तो क्या इस बात की ज्यादा संभावना नहीं है कि इस कल्पना के साथ कुछ गड़बड़ है, न कि भारतीय इतिहास के साथ। पिछले 100 से कुछ अधिक वर्षों के दौरान आनुवांशिक श्रम विभाजन अगर पूरी तरह बिखरा नहीं है तो कम से कम बुरी तरह से झकझोर दिया गया है। नतीजतन यह पहलू जाति के जीवित बचे क्षेत्र के भीतर काफी हद तक पृष्ठभूमि में चला गया है। हालांकि शुद्ध रूप से धार्मिक और व्यक्तिगत पहलू कम प्रभावित हुए। आप देख सकते हैं कि यह बात सिर्फ भारत की विशिष्टता नहीं है। धार्मिक विचारधारा उस समाज के गायब हो जाने की काफी बाद तक जीवित रहती है जिसके तर्कसंगत आधार देने का वह विशिष्ट धर्म काम कर रहा होता है। इरफान हबीब 1995 कास्ट इन इंडियन हिस्ट्री, ये उनका ऐसे है, एक कलेक्शन में ऐसे इन इंडियन हिस्ट्री, पृष्ठ 164, तुलिका बुक्स, नई दिल्ली, अनुवाद हमारा। दोनों के बाद भी तमाम समाज शास्त्रियों ने जाति व्यवस्था का अध्ययन किया है, उन्होंने स्वातंत्र्योत्तर भारत में हर एक जाति में पैदा हुए धनी कुलीन वर्गों द्वारा जातिगत चेतना के इस्तेमाल की ओर ध्यान आकर्षण किया है और दिखलाया है कि किस प्रकार चुनावी राजनीति में जातिगत समीकरणों का इस्तेमाल होता है। उनके अध्ययन से हमें दो पहलू दिखाई पड़ते हैं जो कि आज जातिगत राजनीति की चारित्रिक अभिलाक्षणिकता बने हुए। एक तो ये कि हर एक जाति में, जिसमें कि दलित जातियां भी शामिल हैं, एक धनिक वर्ग पैदा हुआ है जो कि वोटों के लिए और संसाधनों के भोगाधिकार यूजरफ्रंट या उन तक पहुंच पर अपने एकाधिकार को स्थापित करने के लिए अपनी जाति के आम लोगों की जातिगत चेतना का आवाहन करते हैं। बसपा, सपा, राजद आदि की राजनीति में इस पहलू को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, और यहां तक कि भाजपा और कांग्रेस के तमाम चुनावी उम्मीदवार जमीनी स्तर पर अपनी जातिगत पहचान का इस्तेमाल करते हैं और जातिगत समीकरण बनाते हैं। इसके बाद जबकि चुनावी नतीजे सामने आ जाते हैं तो विभिन्न जातियों के कुलीन आपसी मोलभाव, सौदे और बातचीत करते हैं और लेन देन के आधार पर शासकीय गठबंधन तैयार किए जाते हैं। यानी कि शासक वर्ग अपनी आपसी प्रतिस्पर्धा में जातिगत समीकरणों का इस्तेमाल करता है। दूसरा पहलू जो कि इससे भी महत्वपूर्ण है वो ये है कि तमाम जातियां, जिसमें कि दलित जातियां भी शामिल, के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली चुनावी पार्टियां इन जातियों के कुलीनों के चुनावी दल और अलग अलग जातियों के ये कुलीन वर्ग जनता के दमन में आपसी सहयोग करते हैं और जनता को बांटे रखने के लिए जातिगत चेतना को बढ़ावा देने का काम करते हैं। इन महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियों के बावजूद इन समाजशास्त्रीय अध्ययनों की सबसे बड़ी खामी यह है कि ये जाति के इतिहास पर गंभीर दृष्टि नहीं डालते। चलते चलाते किए गए उल्लेखों को छोड़ दिया जाए तो जाति वर्ण व्यवस्था के उद्भव और उत्तरवर्ती विकास के बारे में इनकी समझदारी अनुपयुक्त है। यही कारण है कि ये जाति की परिघटना में होने वाले परिवर्तनों की कोई व्याख्या नहीं कर पाते। उनका पूरा ध्यान केंद्र जाति की समकालीन परिघटना की गतिकी का अध्ययन करने पर होता है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि इस गतिकी के बारे में कोई संतुलित समझदारी तभी बन सकती है जबकि जाति वर्ण व्यवस्था के उद्गम और विकास के बारे में कोई स्पष्ट नजरिया। ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव ही तमाम समाजशास्त्रियों को जाति व्यवस्था की गतिकी नहीं समझने देता और अक्सर
समाजशास्त्री जाति व्यवस्था को एक स्थैतिक तंत्र के रूप में देखते हैं जो कि हिंदू भारतीय समाज की पहचान है और उसका मूल गुण यह तर्क यह सदा से रहा है और सदा रहेगा। कई बार ऐसे सैद्धांतिकीकरण जाति व्यवस्था को सही ठहराने तक चले जाते हैं, जैसे कि पीए सोरोकिन ने जाति व्यवस्था के कई युगों से मौजूद रहने को, यानी कि उसके टिकाऊपन को उसके सहीपन का आधार बना दिया। उनकी दलील थी कि समाज में व्यक्तियों के बीच एक संतोषजनक पदानुक्रम देता है और यही कारण है कि वह अभी तक मौजूद है। इसमें भी आप ये पूर्व धारणा अंतर्निहित रूप में देख सकते हैं कि जाति व्यवस्था एक अपरिवर्तनशील परिघटना है जो कि प्राचीन काल से हिंदू समाज को एक स्थायित्व प्रदान कर रही है। इसी प्रकार निर्मल घोष ने भी जाति व्यवस्था को एक स्थायित्व प्रदान करने वाला अपरिवर्तनशील कारक माना। उनके अनुसार जाति व्यवस्था समाज में लोगों को उजड़ने से बचाती है क्योंकि वह उनके पेशों पर उनके एकाधिकार होना चाहिए, उनके एकाधिकार को सुनिश्चित करती है। पेशों पर एकाधिकार लोगों को एक सुरक्षा प्रदान करता है। इन समाजशास्त्रीय अध्ययनों में जाति व्यवस्था को स्थैतिक रूप में देखने की जो प्रवृत्ति है, उनके कारण हम इन अलग अलग समाजशास्त्रियों में नहीं हो सकते। हमें यह समझना होगा कि यह कमी वास्तव में समाजशास्त्र की अकादमिक शाखा की कमी है। मतलब ये अलग सोशियोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम नहीं। सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, ज्ञान की एक शाखा के तौर पे समाजशास्त्र बना ही इस रूप में स्ट्रक्चर्ड है जो इसी तरह की चीज पैदा करेगा। मैं आपको थोड़ा प्रसंगांतर करते हुए बता सकता हूँ कि जब मैं एमफिल कर रहा था तो मैं इतिहास विभाग का छात्र था और मैं विषय के तौर पर एक समकालीन विषय लेना चाहता था जो लेबर माइग्रेशन दिल्ली में हुआ है 1951 से 2001 तक। तो मेरे जो हिस्टोरियन टीचर्स थे उसमें एक दो टीचर्स को छोड़ के बाकी टीचरों से काफी बहस करनी पड़ी क्योंकि उन इतिहासकारों का कहना था कि अगर तुम इतना कंटेम्प्रेरी टॉपिक ले रहे हो तो तुम्हें समाजशास्त्र विभाग में पढ़ना चाहिए, इतिहास में तुम क्या कर रहे हो, 2001 तक तुम अध्ययन करना चाहते हो। तो इतिहास का एक सब्जेक्ट, और जो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद होंगे ह्यूमैनिटीज को जानते हैं, इतिहास का मतलब मान लिया जाता है प्री इंडिपेंडेंस। अब मैक्सिमम उसकी परिभाषा बढ़ा के 60 तक किया गया है, 60 के दशक तक, जिसको इतिहास में, उसके आगे सब समाजशास्त्र है। इतिहास का तो मतलब नहीं होता डज इट हैपेंड। इतिहास वो तो कल के लिए भी लागू होता है। आज से 50 साल पहले ये बात कही जा सकती थी कि इतिहास बहुत पहले, क्योंकि तब सोर्सेस कंस्ट्रक्ट नहीं हुए होते, स्रोत से ही इतिहास का अध्ययन होता है। लेकिन आज के जमाने में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें तो 1 घंटे पहले की परिघटना का भी सोर्स कंस्ट्रक्ट हो गया होता है जिसके आधार पर आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये पूरी लॉजिक, ये प्रॉब्लम समाजशास्त्र की, कंटेम्पोररिटी को, समकालीन को समाजशास्त्र के हवाले कर दिया गया है और पुरातन को इतिहास के हवाले कर दिया गया है। बहुत गलत डिविजन है। हमें यह समझना होगा कि यह कमी वास्तव में समाजशास्त्र की अकादमिक शाखा की कमी है। समाजशास्त्र की शाखा को खड़ा ही इसलिए किया गया था कि मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोण का खंडन किया जा सके। मिसाल के तौर पर पदानुक्रम को हर समाज की अनिवार्य आवश्यकता मानने का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जाति व्यवस्था को भी एक प्रकार से वैधता प्रदान करता है और मार्क्सवाद द्वारा प्रस्तुत समानता मूलक समाज के लक्ष्य पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। बाद में मार्क्सवाद द्वारा प्रस्तुत जवाब के समक्ष समाजशास्त्रीय शाखा में भी कई परिवर्तन आए और तमाम मार्क्सवादी समाजशास्त्री भी पैदा हुए जिन्होंने वेबर और दुर्खीम के साथ मार्क्स को भी समाजशास्त्र की शाखा के जनक के तौर पर स्थापित किया। अब बोला जाता है कि 3 जनकों की बात की जाती है समाजशास्त्र की, वेबर, दुर्खीम, वैसे ऑगस्ट कॉम्टे को बोला जाता है जो पॉजिटिविस्ट फिलॉसफर था। लेकिन आधुनिक युग में डिसिप्लिन के तौर पर सोशियोलॉजी की स्थापना करने वालों में कई लोग टॉम बॉल्टिमोर जैसे से वेबर, दुर्खीम और मार्क्स का नाम साथ में लेते हैं। समाजशास्त्र का बुनियादी पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस या पूर्व धारणा एक प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्ट पूर्व धारणा है जिसके मूल ऑगस्ट कॉम्टे के विचार में ढूंढे जा सकते हैं। हम इस आलेख में समाजशास्त्र की पूरी ज्ञान शाखा की आलोचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था के समाजशास्त्रीय अध्ययनों में मौजूद खामी का मूल इस पूरी ज्ञान शाखा में मौजूद ऐतिहासिक दृष्टि की कमी, बल्कि एक प्रकार का सचेतन निषेध, न सिर्फ कमी है ऐतिहासिक दृष्टि, बल्कि कॉन्शियसली डिबेट करते हैं ऐतिहासिक दृष्टि। नतीजतन समकालीनता को इतिहास से पूरी तरह काट कर, समकालीनता को इतिहास से पूरी तरह काट कर दिया गया अध्ययन टुकड़े टुकड़े में कुछ मूल्यवान अंतर्दृष्टियां देता है, लेकिन जाति व्यवस्था की व्याख्या का कोई सुसंगत अप्रोच या पद्धति नहीं देता।
इन समाजशास्त्रीय व्याख्याओं के अलावा जीएस घूरिये द्वारा जाति व्यवस्था का अध्ययन भी एक अहम योगदान था। घूरिये भी एक समाजशास्त्री थे, मतलब 1560 से शुरुआती जो कास्ट सिस्टम का अच्छे अध्ययन हुए उसमें से एक घूरिये थे, एमएन श्रीनिवास के गुरु एक तरीके से। घूरिये ने मोटे तौर पर जाति व्यवस्था के नस्लीय मूल पर जोर दिया था। उनके अलावा कुछ अन्य समाजशास्त्री भी थे, जैसे कि एनके दत्त, डीएन मजूमदार और आरपी चंद्र, जिन्होंने इस नस्ली मूल के सिद्धांत का समर्थन किया। इनके मुताबिक आर्यों ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर हमला किया और द्रविड़ीय मूल के लोगों को अपने अधीन किया। इस अधीनस्थ आबादी को ढांचागत तौर पर अधीन रखने के लिए ब्राह्मणों ने शुद्धता प्रदूषण के सिद्धांत की रचना की। इस सिद्धांत के आधार पर ब्राह्मणों की तुलना में सापेक्षिक शुद्धता प्रदूषण के आधार पर जाति पदानुक्रम की रचना हुई और जाति व्यवस्था अस्तित्व में आई। लेकिन जैसा कि सुवीरा जायसवाल ने बताया है, इस सिद्धांत के लिए प्रमाण मौजूद नहीं है। समाजशास्त्रियों ने वर्ण और जाति के बीच के फर्क को लेकर भी काफी बहस की। मैक्स वेबर ने वर्ण को यूरोपीय एस्टेट जागीर मालिक जो होता था उससे जोड़ कर देखा है, से मिलती जुलती परिघटना माना था। ट्राउटमैन ने जाति को एक वास्तविक परिघटना और वर्ण को एस्टेट जैसी परिघटना करार दिया। कई समाजशास्त्री यह मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था की एक किताबी तस्वीर बुक व्यू पेश करता है, जो कि एक आदर्शीकृत श्रेणीकरण प्रदान करता है, एक आइडियल क्लासिफिकेशन देता है वर्ण व्यवस्था में। जातियां वास्तविक परिघटना है, रियल फेनोमेनन है, जो कि अपने पैदा होने के साथ इन वर्णों में स्थापित होती है। जो चार वर्ण हैं, अलग अलग जातियां पैदा होती हैं, वर्णों के पदानुक्रम में किसी न किसी वर्ण में जाके फिट हो जाती है। इसीलिए वर्ण का चरित्र देशव्यापी है, जबकि इनमें जातियों के संयोजित होने के अलग अलग स्थानीय पैटर्न देखे जा सकते हैं। लेकिन एक बात हर जगह समान है, हर जाति की शुद्धता की परिभाषा का पैमाना या उसे मापने की इकाई ब्राह्मण की उच्चतम शुद्धता होती है। यानी ब्राह्मण सबसे प्योर है, उसी के रिलेशन में बाकी सब उससे डिस्टेंस के हिसाब से रिचुअल जो कर्मकांडीय पदानुक्रम है, तो ब्राह्मण की स्थिति से डिस्टेंस के हिसाब से उनकी स्थिति तय होती है। यानी सारी जातियां जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों से अपनी सापेक्ष दूरी के अनुसार स्थान पाती। जाति और वर्ण की अवधारणा में समाजशास्त्री जो फर्क करते हैं, वह भी केवल और केवल समकालीन जाति व्यवस्था के आधार पर, यानी आज जैसे जाति मौजूद है के आधार पर स्थापित किया गया फर्क है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन दोनों अवधारणाओं में फर्क है, लेकिन इनके उद्भव और विकास को समझे बगैर समाजशास्त्रियों ने वर्ण व्यवस्था को जिस प्रकार से बुक व्यू ऑफ कास्ट और जातियों को फील्ड व्यू ऑफ कास्ट का नाम दिया है, वह पूरी तरह से अनैतिहासिक है। प्राचीन इतिहास दिखलाता है कि शुरुआती दौर में वर्ण और जाति का प्रयोग एकार्थी रूप में किया जाता था, लेकिन वर्ण व्यवस्था शब्द के प्रयोग का अर्थ था उस चार वर्णों की क्लासिकीय आदर्शीकृत व्यवस्था की बात की जा रही है, जिसका जिक्र पहली बार ऋग्वेद के उत्तरवर्ती हिस्से के पुरुष सूक्त में की गई थी, जिसके अनुसार वैदिक समाज चार सामाजिक श्रेणियों में विभाजित था: ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य, पशूद्र। जाति शब्द के प्रयोग का अर्थ था कि हम उन जनजातीय समूहों ट्राइबल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं जिन्हें वैदिक समाज में शामिल कर लिया गया था, और विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार उन्हें चार वर्णों की व्यवस्था में किसी वर्ण का अंग मान लिया गया था। लेकिन जब तक जातियों का उदय नहीं हुआ तब तक जाति, क्योंकि ये प्रॉब्लम आई थी, मुझे लगता है शायद कॉर्नेल असित दास के पेपर में ये बात आई, जहां उन्होंने कोट किया था। उस पेपर में एक जगह कोट है जहां पे ट्राइब शब्द के ओरिजिन को थोड़ा आगे हो गया। ट्राइब का बहुत शब्द का ओरिजिन सिर्फ बर्थ से था, जात जन्म से उसका वो था, और पहले उसको वर्ण के साथ इंटरचेंजेबली एकदम जो शुरुआती सूक्त है ऋग्वेद के उसमें भी आता है जाति, लेकिन उसका कास्ट सेंस में यूज नहीं हो रहा है। वो कास्ट सेंस में उसका यूज पाणिनि के पीरियड के आसपास, 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास से शुरू होता है। लेकिन जब तक जातियों का उदय नहीं हुआ था तब तक जाति और वर्ण शब्द का इस्तेमाल एक ही अर्थ में किया जाता था। जाति शब्द का पहला उल्लेख
200 वर्ष ईसा पूर्व के पहले, मतलब कास्ट के सेंस में 200 वर्ष ईसा पूर्व से पहले के दौर में मिलता है। सुवीरा जायसवाल का विचार है कि अभी वर्ण व्यवस्था के भीतर जातियों की संख्या में वृद्धि की परिघटना व्यापक रूप में शुरू नहीं हुई और वैदिक काल के ठीक बाद के साहित्य में और विशेषकर बुद्ध के दौर के स्रोतों में जाति शब्द का जिक्र अपने आप में जातियों की व्यवस्था के पूरी तरह से अस्तित्व में आने की निशानी नहीं थी। वास्तव में अभी भी जाति शब्द का इस्तेमाल वर्ण के रूप में ही हो रहा है। वर्ण से जाति की ओर का संक्रमण किस प्रकार हुआ, इसके बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं और इसे संतोषजनक रूप से समझने के लिए प्राचीन भारत के इतिहास लेखन पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालना आवश्यक होगा। अगला उपशीर्षक है जाति व्यवस्था का उद्गम और विकास, इतिहास लेखन की समस्या है। सुवीरा जायसवाल बताती है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में जाति और वर्ण दोनों का इस्तेमाल किया गया है। पाणिनि का काल 200 ईसा पूर्व के आसपास था। वाराहमिहिर के, जो उसी के थोड़ा बाद आते हैं, बृहद संहिता में भी जाति और वर्ण दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया गया है, लेकिन याज्ञवल्क्य की स्मृति में इन दोनों शब्दों में एक जगह पर फर्क किया गया। ये पहला डॉक्यूमेंट है जिसमें फर्क करते हुए बात आई है और कई बार उनका प्रयोग एक अर्थ में भी किया गया है, जो कि उसके ट्रांजिशनल कैरेक्टर को दिखाता है। जाति और वर्ण के बीच में पैदा हो रहे डिफरेंस, अभी संक्रमण की स्थिति में स्पष्ट है कि 200 ईस्वी पूर्व तक जातियों की व्यवस्था का विकास किसी मुकम्मल मकाम तक नहीं पहुंचा था, यानी कि कास्ट की हायरार्की इस तरीके से नहीं पैदा हुई थी, वर्णों के स्टेज में था मामला। प्राचीन भारत के इतिहासकारों में इरावती कर्वे और रोमिला थापर अपने तमाम आपसी फर्कों के बावजूद ये मानते हैं कि जाति व्यवस्था के उद्गम को वास्तव में